हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, आपको इनमें से किसी भी कोर्स के लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर भी क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। सीबीएसई बोर्ड एंड अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो दोनों ही चैनल्स पे ये जो फ्री एजुकेशन अवेलेबल है ना आप लोगों के लिए, उसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं। ई नोट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये दे दूँ कि वो ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में तो है ही, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट्स भी बहुत मौजूद हैं इनके साथ, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। राइट स्टूडेंट्स, अब आपको ये मिलेंगे कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे, ई बुक्स और ई नोट से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी कि आप इसे कैसे पा सकते हैं एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। राइट, इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है आपका चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के क्वेश्चंस। पहला है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज, King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny, यानी सस्पिशियस। बेसिकली स्क्रूटिनी का एक मतलब होता है कि सस्पिशन क्रिएट करती है कि जो टुट की जो बॉडी थी ना, जो किंग टुट है उसकी जो बॉडी है ना, वो रिपीटेड स्क्रूटिनी हो रही थी उसके साथ। ऐसा क्यों? What was the reason behind it? Well, King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny because of his history. उसका जो इतिहास रहा है उसकी वजह से, his treasures which he was buried with, and to know the reason behind his death. कि उसकी जो डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी, क्या वजह थी, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके कारण बार बार ये स्क्रूटिनी का वो कारण बन रहा था। मतलब कोई भी चीज़ क्लियर नहीं थी, उसके साथ कितना खजाना था या उसकी जो डेथ हुई थी, ये सब मिस्ट्री है। तो डेथ की भी हमको रियलिटी मालूम नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली बोर्ड हो, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आपको ज़रूर से ज़रूर उठाना है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर भी केजी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है एंड अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो यानी दोनों ही चैनल्स पे ये जो फ्री एजुकेशन आपको मिल रही है, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर से ज़रूर उठाना है, क्योंकि शानदार अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स। प्लीज़ डोंट मिस इट। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं। अभी आपको मिलेंगे कैसे? इनकी लिंक्स आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ मैं छोटी सी जानकारी आपको ई नोट्स के लिए दे दूँ कि ई नोट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में तो अवेलेबल हैं ही, इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स के साथ मौजूद हैं जो आपको ड्यूरिंग योर एग्जाम्स स्पेशली बहुत मदद करेंगे। राइट, अब ये जो लिंक्स जो आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी, ई बुक्स और ई नोट से रिलेटेड, कि आप इन्हें कैसे पा सकते हो, कैसे आपको मिलेंगे एग्जैक्टली। राइट, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद
हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि क्या है, NCERT सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इस सेक्शन को देखते हैं और जो पहला क्वेश्चन है वो है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो जो भी बातें पूछी गई हैं बेसिकली कुछ स्टेटमेंट्स हैं या कुछ बातें हैं, उनका रीज़न बताना है आपको। कैसे, देखिए फर्स्ट है किंग टुट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी। अब यहाँ सबसे पहले तो देखते हैं स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है। जांच पड़ताल बेसिकली, कि बार बार जांचना या बार बार किसी चीज़ के बारे में पड़ताल करना पूरी तरीके से। क्यों, तो यहाँ पर किंग टुट्स बॉडी, जो टुट की जो बॉडी थी उसको बार बार उसकी स्क्रूटिनाइज क्यों किया जा रहा था या बार बार उसकी जांच पड़ताल क्यों हो रही थी, ये पूछा जा रहा है। तो यानी कारण पूछा गया है कि उसकी जांच पड़ताल करने के पीछे का कारण क्या है। तो एक्चुअली उसका कारण क्या था स्टूडेंट्स, एक तो ये कि पता ही नहीं था कौन है क्या है। तो जैसे ही एक्सरेज या स्कैनिंग वगैरह हुई थी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। लेकिन कारण क्या था, देखिए किंग टुट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी बिकॉज ऑफ हिज हिस्ट्री। उसका जो भी इतिहास रहा है उसकी वजह से। हिज ट्रेजर्स, ट्रेजर क्यों, ट्रेजर का मतलब होता है बेटा खजाना, ठीक है। तो उसके हमने पढ़ा था ना कि उसकी कॉफिन के अंदर जितना भी कॉफिन के अंदर जितना भी सामान या आइटम मिला था, यानी सब गोल्ड आर्टिफैक्ट्स मिले थे ना, कितना ख़जाना मिला था मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। उसी के लिए उसी का था कि वो सारी चीज़ें मिली हैं। तो ये कैसे संभव है, क्योंकि भाई किसी के जो ताबूत है उसके अंदर इतना कुछ रखकर भेजा जाए, इतना कीमती सामान रखकर भेजा जाए, क्योंकि जिसकी डेथ हो चुकी है उसको तो आप दफना चुके हो ना। तो दफनाया जा चुका है तो क्यों, मतलब फिर इतना सारा सामान क्यों रखना है। तो ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था सभी के सामने। तो एक तो वो चीज़ जाननी थी। इसके अलावा विच ही वॉज बरीड विद एंड टू नो द रीज़न बिहाइंड हिज डेथ। ये तो सबसे बड़ा कारण था, सबसे बड़ा कारण कि भाई उसकी डेथ आखिर हुई कैसी थी। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रही जो सॉल्व नहीं ही हुई, क्योंकि उसकी जो डेथ हुई थी उसका कारण जानने की कोशिश की जा रही थी लेकिन कारण नहीं पता चला था। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर पता चली थी कि उसकी जो फ्रंट रिब्स हैं वो नहीं है, ठीक है, मिसिंग है। तो यानी कुछ ऑर्गन्स वगैरह भी मिसिंग थे उसके। तो ये जितना भी स्कैनिंग वगैरह हुई, एक्सरेज हुए, उसके दौरान ही ये कुछ डिटेल्स जो है इम्पॉर्टेंट डिटेल्स सामने आई थी। तो उससे रिलेटेड, टुट से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक जिनका पर्दाफाश नहीं हुआ था, और वही जानने के लिए, वही राज को पता करने के लिए बार बार स्क्रूटनाइज किया जा रहा था। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट है हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड। रिसेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली, एक्चुअली रिसेंट का मतलब होता है कि जिस चीज़ को एक तरीके से इजाज़त ना देना, या जो पसंद नहीं करना किसी चीज़ को, कि उसकी जांच पड़ताल, उसने जिस भी तरीके से वो जांच पड़ताल की थी वो पसंद नहीं आई थी आर्कियोलॉजिस्ट और जो भी इन्वेस्टिगेटर्स, जो बाकी के आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस हैं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ममी है उसको डैमेज पहुंचा था, राइट। तो इसीलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड नहीं थी। ऐसा क्यों? Howard Carter's investigation was resented because of his unscientific methods to cut off his body from the tomb. He also focused more on Tut's wealth and less on to solve the mystery of Tut's life and death. अब यहाँ पर जो है बेसिकली अनसाइंटिफिक मेथड क्या होता है, मतलब मान लीजिए कोई साइंटिफिक पर्सन है। अब यहाँ पर ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है कार्टर, तो उसको वो एक लॉजिकल तरीके से उसको सोचने की ज़रूरत थी। यहाँ पर ये बाकी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। तो यहाँ पर इसको ऐसा कोई तरीका, भाई आर्कियोलॉजिस्ट है तो उसका भले ही उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, भले ही उसके पास नए नए टूल्स या डिवाइसेस नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये उसकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक ऐसा तरीका खोजे जिसकी वजह से बिना मम्मी को डैमेज करे वो उसको ताबूत से बाहर निकाल पाता, ठीक है। लेकिन उसने ऐसा ना करके कोई एक आम इंसान जिसको इसकी वैल्यू ही नहीं पता कि कितनी कीमती साबित हो सकती है मम्मी, जिसको वैल्यू नहीं पता, ऐसे किसी व्यक्ति के हिसाब से उसने दिमाग से काम लिया कि हाँ ठीक है ना, काट लेंगे तो अब क्या ही है, क्या ही कर सकते हैं,
छोड़ दो, ठीक है। एक तो उसने ये सोचा, दूसरा उसका जो फोकस था, जो कार्टर का जो फोकस था वो कहाँ था, जो वेल्थ मिली थी ना टुट की बॉडी के साथ, जितने भी खजाना जो मिला था वो चोरी ना हो जाए, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, उस पर ज़्यादा था। स्टूडेंट्स, ये सारा मैं हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार कह रही हूँ, मेरा ओपिनियन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेल्थ है उस पर ज़्यादा ध्यान था कार्टर का, ना कि इसकी मम्मी पर। क्योंकि मम्मी पर अगर ध्यान होता कि भाई इस मम्मी को अगर मैं डैमेज करूँगा तो इसकी हिस्ट्री के साथ नुकसान हो सकता है, हमें हो सकता है इसकी रियलिटी जो है वो ना पता चले कि इसकी डेथ कैसे हुई, क्या मतलब इसके जितने भी राज हैं, जितने मिस्ट्रीज़ इसके साथ जो जुड़ी हुई हैं, ये बिल्कुल हो सकता है कि वो हमें कभी पता ही ना चले, ठीक है। तो कार्टर का ध्यान मम्मी पे ज़्यादा ना होके और ख़जाने पे ज़्यादा था, ये एक चीज़ हो गई। और सिंस इसका ध्यान ख़जाने पे ज़्यादा था और मम्मी पर नहीं था, इसीलिए उसने कहीं ना कहीं ये डिसीजन ले लिया कि ठीक है, मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको बाहर निकाल लेता हूँ। अगर ये और भी लॉजिकली सोचता तो डेफिनेटली किसी न किसी नतीजे पर ये आ सकता था और कोई ना कोई ये तरीका ज़रूर निकाल लेता कि जिसकी वजह से मम्मी को बिना डैमेज किए उस ताबूत से बाहर निकाला जा सके। स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, तभी मैं उसको इतना डिटेल में भी समझा रही हूँ। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर यही है कि क्यों पसंद नहीं किया गया था, क्यों उसकी जो जांच पड़ताल करने का जो तरीका है कार्टर का, उसको रिसेंट किया गया था, ना कि पसंद किया गया था, एक तरीके से रिजेक्ट किया गया था, ठीक है, रिजेक्ट। क्लियर, आ गया समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज कार्टर हैड टू चिजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स। चिजल का मतलब क्या होता है, छेनी, छेनी हथौड़ा जो होता है ना वो। तो यहाँ पर कार्टर हैड टू चिजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स। अब सॉलिडिफाइड रेजिन्स क्या थे, वही जो रेजिन्स थे ना जिसकी वजह से चिपक गई थी बॉडी कॉफिन से। जो मम्मी है वो एकदम कॉफिन से जो बॉडी जो चिपक गई थी, टू रेज द किंग्स रिमेन्स। अब वो किस तरीके से, वो छेनी हथौड़े से उसने किस तरीके से क्या किया, क्यों किया था, क्यों उसको ये करना पड़ा कि छेनी का इस्तेमाल, छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ा उसकी बॉडी को हटाने के लिए, ऐसा क्या हुआ था। Carter had to chisel away the solidified reasons to raise the king's remains because the body was cemented to the bottom of the solid gold coffin as the raisins had hardened. अब क्या हुआ था, जो रेजिन्स हैं वो एकदम उसकी वजह से चिपक गई थी बॉडी एकदम कॉफिन से, और कॉफिन भी क्या एकदम प्योर गोल्ड में बना हुआ था, तो एकदम ऐसा हार्ड होकर चिपक गई थी एकदम। तो बिल्कुल इसी तरीके का काम किया है जैसे सीमेंट दो ईंटों को चिपका देती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से बुरी तरह से चिपक गई थी। नो फोर्स कुड मूव द बॉडी अवे एंड कीपिंग द बॉडी इन द सन अंडर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑल्सो डिड नॉट हेल्प। हर मुमकिन कोशिश कर ली कार्टर ने उसको अलग करने की, बिना ऐसे हर तरीके की कि जो जितना भी उसको समझ में आया कार्टर को, वो हर तरीका उसने अपना लिया कि किसी तरीके से इस मम्मी को इस कॉफिन से मैं अलग कर दूं। हर तरीका उसने अपना लिया, कोई काम नहीं किया, और आखिर में उसने धूप के अंदर उसको रख दिया 109 फ़ारेनहाइट के अंदर, ये टेम्परेचर है, तो इसमें भी रख दिया, तब भी कोई भी मतलब टस से मस भी नहीं हुई बॉडी, क्योंकि यहाँ कार्टर को लगा था कि हो सकता है वो थोड़ा सा जो रेजिन्स हैं वो हल्के से पिघल जाएं या ढीले पड़ जाएं इतनी तेज़ गर्मी में और इस धूप में, लेकिन टस से मस भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर उस मजबूर हो गया कार्टर कि उसको छेनी हथौड़े का सहारा लेना पड़ा उस मम्मी को ऐसे तोड़ कर और फिर पीसेस में उस बॉक्स से या उस कॉफिन से बाहर निकालने के लिए। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज टूथ्स बॉडी वाज बरीड अलोंग विद गिल्डेड ट्रेजर्स। ट्रेजर्स के साथ ही दफनाई गई थी ना, क्यों ट्रेजर्स के साथ क्यों दफनाई गई थी। टूथ्स बॉडी वाज बरीड अलोंग विद गिल्डेड ट्रेजर्स एज द एशियंट इजिप्शियन रॉयल्स वर एक्सट्रीमली वेल्दी। एक कारण तो ये था कि जो एंशियंट इजिप्शियन रॉयल्स जो थे, रॉयल मतलब जैसे राज परिवार के जो लोग होते हैं, तो पौराणिक समय में जो मिस्र के जितने भी राज परिवार के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा रईस थे। वेल्दी मतलब बहुत ज़्यादा वेल्थ होना या बहुत ज़्यादा जिसके पास दौलत होना, तो एक्सट्रीमली रिच थे, अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा अमीर थे।
और अमीरी में भी उनके पास क्या था, नीरा सोना। नीरा सोना का मतलब यही होता है स्टूडेंट्स की दिनारे, मुद्राएं जिसे हम बोलते हैं, ये सब उनके पास गोल्ड के जो आइटम्स थे बहुत ज़्यादा थे, बहुत गोल्ड था। They also believed that the royalty would take all the treasures with them in their afterlife. तो एक तो ये उनके पास पैसे की तो कोई कमी थी ही नहीं, एक तो ये, और दूसरा कारण ये था कि वो ये मानते थे कि जो रॉयल्टी वुड टेक ऑल द ट्रेजर्स, यानी जितने भी रॉयल्टी कौन, राज परिवार के लोगों के लिए ही कहा जा रहा है कि जितने भी राज परिवार के लोग हैं वो अपनी सारी दौलत अपने साथ ले जा सकते हैं मरने के बाद भी। मतलब मर जाएंगे उसके बाद भी जो आत्मा जो जाती है ना, तो आत्मा एंजॉय करती है फिर उस सारी दौलत शोहरत को। तो जैसे कई बार ये डायलॉग आता है ना कि ये जितना भी दौलत शोहरत है ये क्या अपने साथ लेकर जाओगे क्या मरने पर, ये कहा जाता है ना अपने यहाँ। तो ये इसलिए कहा जाता है कि सब कुछ यहीं रह जाता है, आप चाहे कितने भी पैसे कमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपकी सारी दौलत यहीं रह जाती है। अगर कुछ एक्चुअल में आपको छोड़कर जाना है अपने पीछे, तो अपना एक पॉजिटिव नाम छोड़कर जाना चाहिए, आपने जो भी काम किए हैं, क्योंकि वही लोगों को सदियों तक याद रहते हैं। दौलत शौहरत है, आती जाती रहती है। तो यहाँ पर ये जो पैसे हैं या दौलत है, उसकी यही बात हो रही है कि चाहे कितना भी कैसे भी कर लो, साथ में रियलिटी है कि आप उसे साथ में नहीं लेकर जा सकते, लेकिन मिस्र वासियों का ये मानना था कि आप उन्हें अपने साथ लेकर जा सकते हो। एंड दिस वाज द रीज़न कि ये लोग जितने भी हैं, जो इजिप्शियंस हैं, रॉयल परिवार की बात कर रही हूँ, वो कुछ ना बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें और डेली यूज़ की चीज़ें भी इसमें रखते थे। किसमें, कॉफिन में, डेड बॉडी के साथ। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है। हियर इट्स काइंड ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टुटनखातेन टू टुटनखामून, यानी एक्चुअल में जो टुट का नाम जो था वो था खातेन, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ने अपना नाम चेंज करके टुटनखामून कर लिया था। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? टुटनखामून मीन्स लिविंग इमेज ऑफ अमुन। अब अमुन कौन है? अमुन वॉज अ मेजर गॉड ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। मेजर गॉड यानी मुख्य भगवान जो है, मुख्य देवता, मुख्य भगवान थे, इनको पूरा इजिप्ट हमेशा से, सदियों से बहुत मानता था। ठीक है। Amenhotep IV smashed and closed his temples. Later, Tut restored his temples and beliefs back in his empire. That is why he changed his name from Tutankhaten to Tutankhamun to choose his belief in the god. अब यहाँ हुआ क्या था, जो Amenhotep IV थे, ये जो राजा था, ये बहुत ही अजीबोगरीब राजा था। उसने जितना भी पहले से प्रथाएं चलती हुई आ रही थी, जो भी प्रथाएं चल रही थी, उसका विरोध कर दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे अमुन है, अमुन देवता जो है इनके इजिप्शियंस के या मिस्र वासियों के सबसे प्रमुख देवता हैं, सबसे प्रमुख भगवान हैं, इनकी ही पूजा पाठ की जाती थी। लेकिन जब अमेनोटेप IV राजगद्दी पर आया तो उसने क्या किया, अमुन के जितनी भी मूर्तियाँ थीं वो सब तोड़वा दी, और जितने भी इनके मंदिर थे वो भी बंद करवा दिए, ताले लगवा दिए उन पर। इन शॉर्ट पूजा पाठ जो है बंद करवा दी, अमुन को अब कोई पूज नहीं सकता था, ये सब उन्होंने बंद करवा दिया। ठीक है। यहाँ पे फिर जब टुट जब राजगद्दी पर आए तो फिर से इन्होंने क्या किया, टुट ने वापस से अमुन की पूजा शुरू करवाई। यानी बेसिकली टुट ने वापस से वो सारे काम करने शुरू कर दिए जिसमें मिस्र वासियों का हमेशा से विश्वास रहा है। जितने भी पहले के जो भी तरीके हैं या जितना भी है, उनमें जो भरोसा रहा है मिस्र वासियों का, जो अमेनोटेप ने बंद करवा दिया था। और भी इन्होंने सिर्फ अमुन की मूर्ति तोड़वाने वाला ही काम नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे वो अजीबोगरीब किस्म के बदलाव लेकर आए थे, वो सब ख़त्म करवा के टुट ने पहले जैसा ही काम कर दिया, जो कि अच्छा माना गया। यहाँ पर जब उन्होंने अमुन का जब वापस से मंदिर बनवा दिए और फिर से मूर्तियाँ बनवा दी, तो इस समय पे उन्होंने अपना नाम टुटनखामून से टुटनखातेन से बदल के टुटनखामून कर लिया, क्योंकि टुटनखामून का मतलब क्या होता है, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, यानी अमुन देवता की जीती जागती तस्वीर या छवि। तो यहाँ देखिए ये अमुन शब्द उन्होंने, ये जो नाम है वो अपने नाम में जोड़ लिया, टुटनखामून
खामून, ये अपने नाम में जोड़ लिया कि अमुन देवता की जीती जागती छवि या तस्वीर, ये कारण है। राइट, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेनेतेन एज वैकी। अब अखेनेतेन कौन है, सबसे पहले तो ये बताइए। वेल, अखेनेतेन है जो अमेनोटेप फोर्थ है ना, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की, जिसने सारी मूर्तियाँ जो है अमुन भगवान की तोड़वा दी थी और मंदिर बंद करवा दिए थे उनके, वही है। ये भी उसने एक अजीबोगरीब काम किया था कि उसने अपना नाम अमेनोटेप फोर्थ से बदल के अखेनेटेन कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो अब एटन को पूजने लगा था। भाई अमुन को की पूजा बंद करवा दी और एटन की पूजा शुरू करवा दी। राइट, अब यहाँ पर वो सारे कारनामे बताने जिसकी वजह से जो है रे जॉनसन ने इनको वैकी कहा था। According to Ray Johnson, the Akhenaten was wacky because of the following reasons. पहला क्या है? He smashed and closed Amun's images. वैसे wacky होता क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली जो irrational होता है, जो लॉजिकल नहीं होता, ठीक है, कि अजीबोगरीब जिस हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या अजीबोगरीब था? सबसे पहले उसने जितनी भी मूर्तियाँ थी अमुन की वो तोड़ दी और मंदिर जो है वो बंद करवा दिए। ठीक है। He worshipped एटन, सन डिस्क। वो एटन, अभी अभी मैंने बताया कि एटन को वो एटन को पूछने लगे थे, सन डिस्क। अखेनेटन ने अपना नाम एक्चुअली एटन पर ही रखा था, पूरा उन्होंने अपने अमीनोटेप हटा के और एटन पर अपना नाम रख दिया था, क्योंकि अखेनेटन का मतलब क्या होता है? सर्वेंट ऑफ एटन। सर्वेंट ऑफ एटन, कि भाई जो एटन का जो पुजारी है या उसका, नॉट रियली नौकर एक्चुअली, यहाँ पर सर्वेंट का शाब्दिक अर्थ तो नौकर ही होता है, लेकिन यहाँ पर है कि सेवक, बेसिकली कि एटन का सेवक या एटन का भक्त या एटन का पुजारी। ठीक है। He moved the religious capital from the city of Thebes to the new city of Akhenaten called अमरना। अब यहाँ पर अखेनेटन के नए शहर, मतलब पहले जो धार्मिक राजधानी थी इजिप्ट की, वो क्या थी? थीब्स। अब यहाँ पर क्या कर दिया था इन्होंने? अमरना, एक नई राजधानी बना दी थी, यानी कैपिटल तक चेंज कर दिया। ठीक है। He changed his name to अखेनेटन। इसने अपना खुद का नाम भी अखेनेटन कर लिया था। क्यों? क्योंकि इस अखेनेटन, इस नाम का मतलब क्या होता है? सर्वेंट ऑफ एटन। क्या होता है स्टूडेंट्स? सर्वेंट ऑफ एटन। क्लियर है? समझ में आया स्टूडेंट्स? ये डिटेल्स बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की डिटेल्स है, कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट डोंट वरी। और ये एक ऐसा चैप्टर स्टूडेंट्स के हर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है बहुत, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन। जो सीटी स्कैन किया था उसके रिजल्ट्स क्या थे? The results of the CT scan were astonishing, which were 1700 digital X-rays cross-sectioning each other to make a three-dimensional image. Basically बता रहे हैं कि जो CT scan है तो कितने सारे क्रिस क्रॉस, एक्चुअली इस तरीके से कि भाई इधर से भी लाइट्स आ रही हैं, इधर से भी लाइट्स पड़ रही हैं, तो एक तरीके से बहुत सारे एक्सरेज ही हो रहे हैं। तो एक क्रॉस सेक्शनिंग जो है तो थ्री डिमेंशनल इमेज क्रिएट होती है। थ्री डिमेंशनल मतलब 3D जिसको बोलते हैं ना, थ्री डिमेंशनल इमेज क्रिएट हुई। अ ग्रे हेड अपीयर्ड एंड हिज वर्टिब्रे वर शोन। तो यहाँ पर हेड जो है ग्रे कलर का हेड दिखाई दिया, वर्टिब्रे जो है वो दिखाई दी थी। द इमेजेस ऑफ द हैंड, रिब केज एंड स्कल वर शोन विच वर सो क्लियर। तो पूरे एक्सरे जो यहाँ पे स्कैन जो निकल कर आया था उसके अंदर हाथ की, रिब केज की और स्कल की जो इमेजेस हैं वो दिखाई गई थी और बहुत ही क्लियर आई थी वो। तो यानी अब उसको स्टडी करना और भी ज़्यादा आसान हो गया था कि भाई इसको समझा, अच्छे से समझा जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है इजीली, राइट। तो ये रिजल्ट थे उस स्कैन के। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ें। List the advances in technology that have improved forensic analysis. अब यहाँ पर forensic analysis basically क्या होता है? Forensic is again a department, ठीक है।
तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट में क्या होता है, हर चीज़ की जांच पड़ताल हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड सैंपल है तो सिर्फ ये नहीं बताया जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, और भी बहुत सारी डिटेल्ड और बहुत डीपर डिटेल्स होती हैं, तो उससे बहुत चीज़ें पता लगा सकती हैं। सिर्फ ब्लड ही नहीं, जैसे बोन्स और बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जो जाँच होती है, ठीक है, वो कि सब टेस्ट लैब्स के अंदर जाके हर चीज़ का, इंसानी जो चीज़ है हर चीज़ का टेस्ट होता है। अब यहाँ इंसानी चीज़ नहीं, और भी चीज़ों का बहुत टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि टुट की बॉडी की बात हो रही है तो मैं सिर्फ उसी के बारे में बता रही हूँ। तो ये जितनी भी लैब्स में जितनी भी चेक किया जाता है, तो ऐसा नहीं है ना हमेशा से ही किया जाता हो, धीरे धीरे वो एडवांसमेंट्स आई थी। तो यहाँ पर जितना भी एक्सरेज में भी काफ़ी एडवांसमेंट हुई थी। सीटी स्कैन क्या होता है, वो भी एक तरीके का एक्सरे ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होता है। तो यहाँ पर 1960s के अंदर जो है टुट की बॉडी का एक्सरे किया गया था, लेकिन उसके बाद 2005 में उसका सीटी स्कैन किया गया था। तो सबसे पहला जो एक जिसको कहना चाहिए इम्प्रूवमेंट या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, वो सबसे एक तो यही है, इसमें वन ऑफ द एडवांसेस इज़ दिस ओनली। तो यहाँ पर यही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ही पूछी गई हैं कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर हुई है, राइट। तो यहाँ आंसर रिटन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। With the advancement in technology, it has been made possible for many scientific tests to be carried out in a more accurate way to determine the cause of a crime. In X-ray, CT scan, postmortem, biopsy and autopsy are now possible. मतलब यहाँ पर ये जितने भी टेस्ट बताए ना, जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, पोस्टमार्टम, बायोप्सी एंड ऑटोप्सी, ये हमेशा से थोड़ी होते आए थे, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ये धीरे धीरे डेवलप हुई ये चीज़ें, समय के साथ एक के बाद एक के बाद एक होती रही, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। क्या फ़ायदा होता है, अगर इस केस की बात करूं तो बहुत सारे साइंटिफिक टेस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। पहले जहां मान लीजिए 2 टेस्ट करना अगर संभव है, अब 2000 टेस्ट किए जा सकते हैं, जिससे ज़्यादा चीज़ों का पता चल जाता है, ठीक है। टू बी कैरीड आउट इन अ मोर एक्यूरेट वे, और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जितने भी टेस्ट किए जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा पहले से एक्यूरेट हो सकते हैं, एक्यूरेसी मतलब और भी ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट आता है। और इससे द कॉज ऑफ अ क्राइम, यानी जो भी अपराध हुआ है उसका कारण भी पता करना आसान हो जाता है। जैसे फोरेंसिक रिपोर्ट्स जो होती हैं ना स्टूडेंट्स, रिपोर्ट्स क्या, फोरेंसिक रिपोर्ट्स क्या होती हैं, ये जो टेस्ट हुए सारे इन्हीं की रिपोर्ट्स, इन रिपोर्ट्स के आधार पे ये आइडिया लगाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत हेल्पफुल होता है कि अगर कोई अपराध जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ होगा, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स तक पता चल जाते हैं इनसे। तो ये बहुत हेल्पफुल है। और ये अगर सिर्फ इस चैप्टर की भी बात करें तो अगर सबसे पहला जो आपको बताना है वो तो क्या ही बताना है, एक तो एक्सरे आ गया था, ठीक है, जो कि 1922 के समय नहीं था, 68 में क्योंकि वो एक्सरे हुआ था। उसके बाद सीटी स्कैन बताना है आपको कि बाद में सीटी स्कैन हुआ था, क्योंकि वो तब नहीं था, बाद में आया था, 2005 में हुआ था ना सीटी स्कैन। तो इसके बाद आपको क्या बताना है, टूल्स एंड डिवाइसेस। कौन से वाले टूल्स एंड डिवाइसेस, आर्कियोलॉजिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पहले भी सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, यानी अब सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड डिवाइसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स, जिसकी वजह मतलब चूँकि यही सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड डिवाइसेस चूँकि पहले मौजूद नहीं थे इन 1922 जब कार्टर को ये मकबरा या ये कब्र मिली थी, तो यहाँ पर यही मैं बताना चाह रही हूँ कि ये टूल्स और डिवाइसेस बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड डिवाइसेस मुझे बोलने चाहिए, सोफिस्टिकेटेड। तो ये पहले नहीं थे, ये भी बाद में डेवलप हुए, क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है ना, मशीन्स भी अगर आ रही हैं तो धीरे धीरे आती हैं। तो इन जो 1922 में नहीं थी वो देखिए बाद में आने लगी। तो ये 3 चीज़ें तो आप बहुत ही स्पेसिफिकली लिख सकते हो। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बढ़ते हैं। Explain the statement, King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life. मतलब आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो स्टेटमेंट है कि वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन, मतलब वो उनमें से वो पहली मम्मी है जो जिसकी स्कैनिंग हुई है। ये बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है ये सेंटेंस। तो देखिए,
Tut's mummy was the first one to be x-rayed in 1968, मतलब वो पहली मम्मी है या वो जो डेड बॉडी है टुट की, वो ऐसी पहली मम्मी है जिसका एक्सरे हुआ हो, ठीक है। एंड लेटर इन 2005 द फर्स्ट टू बी स्कैन्ड, और वो पहली मम्मी, और यही जो टुट की ही जो बॉडी है, जो मम्मी है, वो पहली ही मम्मी है जिसकी सीटी स्कैनिंग भी हुई हो, यानी पहली मम्मी जिसका एक्सरे हुआ है और पहली मम्मी जिसका सीटी स्कैन हुआ है। ये एक्सरे कब हुआ था? 1968 में। बार बार रिपीटेडली मैंने कहा है, चाहे एक्सप्लेनेशन हो, चाहे समरी हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, इसके अलावा हर बार मैं आपको यही समझाती आ रही हूँ, ये जो डेट्स या ईयर्स है ना, वो बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, कि आधी रात में भी पूछा जाए ना आपसे कि कब कौन सी क्या चीज़ हुई थी इस चैप्टर के अंदर, तो आपको याद रहे, क्योंकि इस चैप्टर में ये डिटेल्स जो है ये फैक्ट्स हैं, ये बनी बनाई कहानी नहीं है कि आप अपने हिसाब से लिख दें, है ना। तो सही याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो 1968 में एक्सरे हुआ था, 2005 में सीटी स्कैनिंग हुआ था, और सीटी स्कैन क्या है? कंप्यूटिंग टोमोग्राफी, ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। सीटी स्कैन रिवील्ड न्यू 3 डायमेंशनल इमेजेस ऑफ हिज बॉडी विच आंसर्ड मैनी क्वेश्चंस, और ये स्कैनिंग के बाद जो है बहुत 3D इमेजेस बहुत सारी सामने आई थी। वो इमेजेस किसकी थी? सर की। हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, ग्रे हेड था, हाथों की तस्वीर थी, रिब केज था, राइट। इन सब के सामने आई थी इमेजेस, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला था, उनकी बॉडी के बारे में बहुत चीज़ें पता चली थी, और काफ़ी क्वेश्चंस जो पहले अनआंसर्ड थे, जिनका आंसर नहीं जानते थे कोई, वो पता चला। जैसे एक चीज़ ये भी पता चली कि उनके जो फ्रंट रिब्स हैं वो नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी छोटे बड़े सभी क्वेश्चंस थे जिसका आंसर मिला था, ठीक है। तो ये चीज़ है इसका कि पहली वो मम्मी थी, या पहले वो जो डेड बॉडी कहना चाहिए कि वो पहली ऐसी मम्मी थी जिसकी एक्सरे या सीटी स्कैनिंग हुई हो, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स। ये टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट सेक्शन पर हम आ गए हैं। डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 2 पेयर्स, ईच पेयर इन अ ग्रुप टेकिंग ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज़। अब यहाँ बेसिकली क्या है? ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, वैसे जैसे क्लास के अंदर होता है कि जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपकी क्या टीम्स बन सकती हैं, अलग अलग पेयर्स बन सकते हैं, और फिर आप यू कैन डिस्कस, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव डिस्कशंस। व्हाई सो? देखिए, जब भी हम चर्चा करते हैं या किसी चीज़ पर बातचीत करते हैं, सामने वाले के अलग विचार होते हैं, हमारे अलग विचार होते हैं, तो ये अलग विचारों के चलते हुए ना बहुत सारी नई चीज़ों का हमको अंदाज़ा होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं उससे बहुत सारी चीज़ें हम, और हमारा जो दिमाग है खुलता है, इसीलिए डिस्कशंस इतने ज़्यादा स्पेशली क्लासरूम्स में करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कशन तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताती हूँ। अगर आपका भी कोई ओपिनियन हो, आप उसको मैसेज बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइएगा। आई वुड बी सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप भी अपने ओपिनियंस शेयर करेंगे। अब अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइंटिफिक इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी टू अनअर्थ बरीड मिस्ट्रीज। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि साइंटिफिक इंटरवेंशंस जो होती हैं, यानी जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होते हैं, या जितनी भी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होते हैं, साइंस से रिलेटेड जो भी एडवांसमेंट्स होते हैं, वो बहुत सारे रहस्यों को, बहुत सारे राज जो होते हैं ना, रहस्यों को खोदने में मदद करते हैं। यानी जितने भी राज जो हैं, जो ज़मीन की गहराइयों में दफन हैं, बेसिकली यही है इसका लिटरल मीनिंग, कि जितने भी राज हैं जो ज़मीन की गहराइयों में दफन है, उन राज को उजागर करने में साइंटिफिक इंटरवेंशंस उपयोगी हैं। अब ये बात सही है या नहीं है, ये आपको बताना है कि सही है कि नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर फॉर का मतलब है कि फेवर में, ठीक है। तो फेवर वाले क्या पॉइंट से देखिए, टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज एंड हिस्ट्री ऑफ द पास्ट इट इज़ नेसेसरी टू अनअर्थ सर्टेन बरीड मिस्ट्रीज। इट कैन हेल्प गेट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस एंड गिव्स अस एन आइडिया अबाउट पास्ट लाइव्स एंड हाउ दे यूज्ड टू लिव। एग्जाम्पल, द साइंटिफिक इंटरवेंशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, मतलब इंडस सिविलाइजेशन के बारे में भी हमको पता चला। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलती हैं। अब देखिए, ये जो हिस्ट्री है, इंडस सिविलाइजेशन जो है,
हमको तो इसके बारे में कैसे पता चलेगा, उस समय का तो इतने सालों पहले की बात है, तो उस समय कैसा कुछ क्या रहा होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, कोई व्यक्ति तो है नहीं उस समय का जिंदा अभी तक कि हमें बता सके। तो ये हमें आइडिया कैसे लगता है, इन्हीं साइंटिफिक इंटरवेंशंस की वजह से। ये जितने भी टेस्ट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है उसके अंदर जैसे टुट की बॉडी के भी जो जितने भी टेस्ट वगैरह किए गए थे या स्कैनिंग जो की गई थी, उससे ही बहुत सारी चीज़ें पता चली थी कि अच्छा उस समय ऐसा होता होगा, अच्छा उस समय ये होता होगा। ऐसे बहुत सारे और भी जो टेस्ट होते हैं या स्टडीज़ होती हैं, उनसे ही पास्ट की बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है और बहुत सारे राज जो हैं वो उजागर होते हैं, राइट। ना अगेंस्ट में क्या पॉइंट हो सकता है, there is no doubt that scientific intervention can be useful but it exploits with the valuable assets of the buried। यानी जो भी दफन है, जैसे यहाँ पर टुट की बॉडी जो है वो एकदम ख़राब ही हो जाती है ना, फिर जैसे टुट की बॉडी वो एकदम डैमेज हो गई थी, तो ये जो ओरिजिनलिटी होती है ना किसी भी चीज़ की, उसके साथ खिलवाड़ होता है। हमें पता तो चल जाता है कि तब कैसे कहाँ क्या हुआ, ये तो पता चल जाता है और हम बहुत खुश भी होते हैं कि हमें पता है, लेकिन वो जो चीज़ है वो जो भी चीज़ हमने उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं वो एकदम ख़राब हो जाती है। We can utilize the money involved in the investigation of the mummies to help develop the resources। मतलब ये जो पैसे हैं जो हम ममीज़ को या ये पुरानी चीज़ों को जो पता करने में कर रहे हैं, उससे बेहतर तो ये है कि हम रिसोर्सेज डेवलप करने में उस पैसे का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जितना भी पुरानी चीज़ें जो पता करना है वो फ्री में तो होता नहीं होगा, उसमें खर्चा सब लगता होगा और काफ़ी हैवी एक्सपेंडिचर होता है। तो इसके बजाय वो पैसा दूसरे रिसोर्सेज को डेवलप करने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अपना अपना ओपिनियन है, इसको ये नहीं दे, और हर किसी का अपना एक ओपिनियन हो सकता है, सही गलत वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने दो विचार रखे, तो हम एक चीज़ ये कर सकते हैं यहाँ पे कि इससे समझकर हमें इस तरीके से काम करना चाहिए कि जहाँ पर हम रिसोर्सेज को भी डेवलप करें और साइंटिफिक इंटरवेंशंस भी करते रहें बिना ज़्यादा डैमेज पहुँचाएं। ये तरीका और ये सॉल्यूशंस निकालने पर हमारा काम होना चाहिए। तो हमने अगेंस्ट मतलब फेवर में जो चीज़ें हैं और अगेंस्ट में जो चीज़ें हैं, दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फिर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ताकि कम से कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट इज एडवांस टेक्नोलॉजी गिव्स अस कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स। मतलब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हुई हैं वो हमें एक कंक्लूसिव या एक पुख्ता सबूत देती हैं, जो भी पुराने समय में जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसका एक पुख्ता सबूत या कंक्लूसिव क्या होता है, सार, ठीक है, कि एंड रिजल्ट बेसिकली, कि भाई एक ना आपको एक सबूत सा देते हैं कि हाँ भाई ये कारण है, ये सबूत है आपके सामने और इस सबूत के बिना पर हम कह रहे हैं कि ऐसा हुआ था, राइट। तो यहाँ देख लेते हैं कि इसके फेवर में क्या क्या पॉइंट्स हैं। With the advanced technology, it helps us to know about the past and those who were involved, such as through CT scan it was possible to get an idea about King Tut and his body। यहाँ टुट का ये एग्जाम्पल लिया है कि किस तरीके से मतलब CT स्कैन से पता चल गया था टुट के बारे में, टुट की बॉडी के बारे में, और ये संभव हो गया था कि मतलब एक पॉसिबल आइडिया, यानी 100% नहीं लेकिन 99% भी अगर हमें पता चल रहा है उनके बारे में, तो यानी हमें काफ़ी कुछ पता चल रहा है ना। It helps solve mysteries about death। It provides data for forensic reconstruction and satellite images help find burial sites। जैसे satellite images भी होती हैं, वो भी अब हम यहाँ पर चलते चलते अगर अपनी आँखों से हमें कहाँ तक दिखाई दे सकता है, तो उसकी तो एक रेंज है ना, लिमिटेड हो गया, हम कहाँ तक ढूंढ सकते हैं। कोई चीज़ ढूंढने भी निकले तो कहाँ तक उसको खोज सकते हैं। लेकिन जब सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास होती हैं तो हमारे पास एक एरियल व्यू होता है, ताकि हम सारी चीज़ें एक साथ देख सकें और खोजबीन करना ज़्यादा आसान ऐसे में हो जाता है, राइट। थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेटा एंड टाइम ऑफ एन इवेंट अकर्ड इन द पास्ट कैन बी कैलकुलेटेड। और यहाँ पर अलग अलग सॉफ्टवेयर इतने डेवलप हो चुके हैं, तो डेट और टाइम की कोई किस्सा या कोई हादसा कब हुआ था वो भी हमें पता करने में बहुत आसान होता है, कि हम डेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घटना जब घटी है तो लगभग कब घटी होगी,
भूतकाल में जब घटी है, तो लगभग चाहे वो कितने हज़ारों साल पहले की भी घटना हो तो उसका भी आइडिया लगाया जा सकता है। अब कैसे? उसी टेस्ट के अनुसार कि जब हम टेस्ट वगैरह जब हो जाते हैं तो उससे ही अंदाज़ा आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ तो 100 साल पुरानी हो सकती है, ये 1000 साल पुरानी हो सकती है, अरे ये तो लेटेस्ट बनी हुई है। ये सब का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब यहाँ देखते हैं अगेंस्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, After CT scan result images of tooth, still no conclusion could be drawn. अब यहाँ पर अगर हम tooth का ही एग्जाम्पल दें तो tooth का तो हमारे पास सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा पा रहे हैं ना, 100% नहीं बता पा रहे। एक अंदाज़ा है कि एक मिस्टीरियस डेथ उसकी हुई थी क्योंकि फ्रंट रिबकेज नहीं है, ठीक है, ऐसे कुछ मिसिंग ऑर्गन्स हैं, तो एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद इसका मर्डर हुआ था। ठीक है, कि किसी ने इसकी हत्या की थी, मर्डर किया था, यही अंदाज़ा बस लगा पा रहे हैं। 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं क्या? नहीं। तो यानी ये एकदम एक्यूरेसी नहीं दे पाता है। Instead of focusing and using the time and money on past events, the government should focus on the present and future. मतलब पहले जो हो गया है, क्या हो गया है, उस पर जानने के बजाय ज़रूरी है कि हम वर्तमान और भविष्य पर ज़्यादा गौर करें। ये चीज़ तो एक मैं भी मानूंगी स्टूडेंट्स की वर्तमान और भविष्य पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम पास्ट में या भूतकाल में ही अटक कर रह जाएंगे, जो ऑलरेडी हो चुका है, अगर उसी में ही अटक कर रह जाएंगे तो फिर फ्यूचर की कोई भी हम क्या संभावना है भविष्य में, वो सब हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और पॉइंट बताऊँ, जब तक हमें भूतकाल का पता नहीं होता, वर्तमान और भविष्य भूतकाल से ही कनेक्टेड होते हैं, तो भूतकाल में उलझे नहीं रहना चाहिए। लेकिन भूतकाल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से वर्तमान और भविष्य में सुधार होता है। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक अच्छे से क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्या आगे बढ़ें? देखिए, यहाँ मैंने आपको अपने भी ओपिनियंस दिए हैं दोनों कि जैसे भूतकाल में अटके नहीं रहना होता, लेकिन उसके बारे में पता होना अच्छी ही बात होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड फ्यूनररी प्रैक्टिसेस मस्ट बी रिस्पेक्टेड। फ्यूनररी प्रैक्टिस क्या होती है? फ्यूनरल मतलब जब अंतिम संस्कार जो होता है, अंतिम संस्करण जो होता है, बेसिकली उसे कहा जाता है जो फ्यूनरल होता है। उस समय बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी बहुत सारी प्रथाएं होती हैं, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, और हर जगह के, हर देश के, इनफैक्ट हर एक इलाके के अलग प्रथाएं हैं, हर परिवार की अलग प्रथा होती है। तो इन सभी प्रथाओं को और ये सभी जो रीति रिवाज जो हैं, उनको सबको मान सम्मान देना चाहिए। तो ये जो मान सम्मान देना चाहिए, ये सही है नहीं है, क्या है? देखिए, every religion has its own tradition, rituals and funerary practices which must be respected. It should not be disturbed as Carter did with King Tut's body. मतलब सबका अपना अपना रीति रिवाज होता है, वो बिल्कुल सही बात है। और जो दफन हो गया वो उसको कभी भी डिस्टर्ब करना उचित नहीं है, जैसे कार्टर ने किया। अब यहाँ पर कार्टर का नाम तो है, बट बेसिकली जो है सभी आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के बारे में कहीं ना कहीं बात हो रही है कि जितनी भी मुर्दा जो हैं उनको खोदकर बाहर निकालना। अब देखा जाए तो वो जो मम्मी है, देखा जाए तो एक डेड बॉडी है ना, तो जो व्यक्ति मर चुका है उसको आप बाहर निकाल रहे हो, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये इसके फेवर में है कि उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। डिस्टर्ब जो जिसकी डेथ हो चुकी है, जो मुर्दा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये एक थॉट है। जो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है वो है अगेंस्ट में। तो यहाँ क्या है? देयर आर मैनी स्पेकुलेशंस मेड फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड फ्यूनररी प्रैक्टिसेस व्हिच शुड बी क्लियर्ड इन ऑर्डर टू नो द ट्रूथ। मतलब यहाँ ये है कि भाई पता चलना चाहिए कि भाई इस वास्तविकता का पता करने के लिए ये सब चीज़ें, जो भी टेस्ट वगैरह जो होते हैं, मतलब उसके वैसे तो थॉट यूँ तो अगेंस्ट है, लेकिन बेसिकली ये कहा जा रहा है कि भाई पता होना चाहिए ताकि हमें पता तो चले कि भाई वास्तविकता थी क्या, क्या होता है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों आपस में कनेक्टेड ही तो होते हैं। भूतकाल में क्या हुआ उसके अनुसार ही वर्तमान का पता चलता है और वर्तमान के अनुसार भविष्य बनता है ना। तो ये चीज़ें बेसिकली इसके बारे में बात हो रही है। द पीपल लिविंग इन मॉडर्न टाइम शुड नॉट फॉलो एनीथिंग विच कैन डेंजर देयर लाइव्स और मेक द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज़।
यानी जितने भी आज के समय के जो लोग हैं उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं फॉलो करना चाहिए जिसके कारण उनकी लाइफ पर कोई भी खतरा मंडराए या उनकी कम्युनिटीज़ या समुदाय में आपस में कोई झगड़ा हो। बेसिकली इसलिए कहा जा रहा है ये कि जैसे टुट के जो कॉफिन है उसके अंदर जो इतना कुछ सामान मिला था, गोल्ड आर्टिफैक्ट्स मिले थे, वो इतना सारा सामान जो था, इतनी सारी वैल्यूएबल चीज़ें थी। आप बेसिकली इतना गोल्ड जो था, वो गोल्ड अगर वहाँ उसके अंदर दफन ही तो था, उसको अब इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसी गोल्ड को अगर पहले के समय में अगर वो किसी सही तरीके में या किसी सही डायरेक्शन में इस्तेमाल अगर करते तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होता, ताकि स्टूडेंट्स उसको अच्छे से क्लियर किया जा सके। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? आगे बढ़ें। नॉलेज अबाउट द पास्ट इज़ यूज़फुल टू कम्प्लीट आर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन। इसका मतलब है कि हमें जब पहले पास्ट यानी जो बीत चुका है उसकी नॉलेज, उसका अंदाज़ा होगा, तभी हम जिस दुनिया में आज रह रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी होगी, तभी वो यूज़फुल होती है। जो पास्ट की जो जानकारी है वो यूज़फुल होती है ताकि हमारी आज की नॉलेज कंप्लीट हो सके। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे इसको ऐसे समझिए स्टूडेंट, जैसे हम क्लास वाइज पढ़ते हैं ना, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, और ऐसे धीरे धीरे करते हुए 12th स्टैंडर्ड तक पहुँचते हैं और उसके बाद कॉलेज में। तो जब हम कॉलेज में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना सीधा कॉलेज में ही पढ़ते हैं। स्कूल की एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्कूल का नॉलेज नहीं होगा तो वही नॉलेज तो आपको काम आता है कि आप आगे बढ़ सकें। आप कभी भी सीधा सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं क्या? नहीं, एक एक शब्द से इस्तेमाल शुरू करते हैं। इनफैक्ट एक एक लेटर से शुरुआत करते हैं। तो यानी ये जो पहले की जो नॉलेज होती है वो ही आपको तैयार करती है कि आपको आगे की और ज़्यादा नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो यहाँ देखिए, नॉलेज ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड वेयर आर रूट्स आर फ्रॉम। मतलब हमारी जड़ें कहाँ हैं, ये बहुत ज़रूरी है। पास्ट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले हमारी जड़ें कहाँ हैं, कहाँ पर है। इट हेल्प्स अस टू नो हाउ आर मॉडर्न वर्ल्ड वॉज फॉर्म्ड ग्रेजुअली। अब जो मॉडर्न वर्ल्ड, ये जो 21st सेंचुरी आज हम बोल रहे हैं, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो शुरुआत ही ऐसे नहीं हुई थी कि भाई मॉडर्न वर्ल्ड से ही शुरुआत हुई हो। बेसिकली धीरे धीरे ये सारा फ्रेम हुआ है, धीरे धीरे ये सारा बना है कि किस तरीके से पहले क्या था। और एक जिसको कहते हैं इवॉल्वमेंट, इंसान के लिए भी कहा जाता है ना कि क्या कौन है उनके पूर्वज? बंदर। तो ये इंसान का इवॉल्वमेंट हुआ है। तो जब तक हमें भूतकाल का पता नहीं होगा कि पहले कैसे क्या था, तो उस जानकारी के बिना वर्तमान बनना बहुत मुश्किल है। From past experiences and lessons, we learn not to commit the same mistake or we are gradually more alert. यानी हमें पहले की हमने जो गलतियाँ करी हैं वो गलतियाँ हम रिपीट ना करें, इस चीज़ में हमें बहुत ही हेल्प मिलती है। Knowing about King Tut's life and getting answers to the questions helped us understand फेरोज डायनेस्टी एंड द इजिप्ट एम्पायर। अब यहाँ पर हमको क्या अंदाज़ा लगा था, हमें जो ये चीज़ें टुट की बॉडी जब पता चली तो हमें इजिप्शियन कल्चर क्या होता है, मिस्र में पहले क्या होता था, थेरीज कंसेप्ट वो पता चले। और उसके अलावा हमको ये हेल्प आंसर्स द क्वेश्चंस हेल्प फेरोज डायनेस्टी के बारे में हमें काफ़ी चीज़ें पता चली थी कि वहाँ क्या था, और ये पता चली कितने रईस थे वो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? अब अगेंस्ट में कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? ऑलवेज रीडिंग द पास्ट डजंट हेल्प एज इट ओनली वेस्ट द टाइम एंड रिसोर्सेज। नो वन कैन चेंज द पास्ट एंड वी कैन नॉट चेंज व्हाट ऑलरेडी हैज़ हैपेंड। तो यहाँ है कि डिगिंग का मतलब खोदना। तो मतलब पुराना समय जो बीत चुका है उसको बार बार उसको खोद कर नई चीज़ें निकालने का क्या ही मतलब है, क्योंकि जो हो चुका है उस पर हमारा कंट्रोल तो है नहीं। जो हो चुका है वो तो हो चुका है। कम से कम हमारा समय और रिसोर्सेज तो बर्बाद ना करें उस चीज़ को खोदने में। So we should focus on what present and future will bring for us and we must work to make our tomorrow better. और इसीलिए ज़रूरी है कि हम वर्तमान और भविष्य पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि तभी हमें उसके ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं और हमारा कल सुधर सकता है। ranting about what happened yesterday cannot help us। मतलब जो बीत चुका है उसी के बारे में ही सोचना, समझते रहना और उसी के बारे में जानते रहना हमें हेल्प नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट्स, यहाँ अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ, मुझे तो आप मतलब फेवर और अगेंस्ट दोनों की बात ही आपको बतानी है, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ आपसे शेयर करूँ तो वो यही होगा कि पास्ट के अंदर
अटके रहना बहुत गलत होता है। मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट से ज़्यादा अगर आप पास्ट को इम्पोर्टेंस दोगे, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन पास्ट को एक हथियार के तौर पे अगर हम इस्तेमाल करें या एक टूल के तौर पे हम इस्तेमाल करें तो इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल। मतलब एक टूल की तरह अगर हम इस्तेमाल करते हैं कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, उसके अनुसार हम वर्तमान में सही निर्णय और बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं और उन डिसीजंस के आधार पे हम हमारा भविष्य बेहतर बना सकते हैं, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कनेक्टेड होते हैं, तो ये एक तरीके से ट्रेन होती है। आपने कहीं से कोई भी बोगी अगर हटाई तो नुकसान हो सकता है, ठीक है, ट्रेन गिर सकती है। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। बाकी यहाँ पर आपको फेवर और अगेंस्ट दोनों पॉइंट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है ताकि आपको भी समझ में आ सके कि क्या चीज़ ज़्यादा सही है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम हमारा थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के टॉपिक पे आ जाते हैं। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लैंग्वेज बाय डेविड क्रिस्टल। अब आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये पैसेज दिया हुआ है, बेसिकली ये एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन के आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो देखिए, इजिप्शियन इज नाउ एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है कि लुप्त हो चुका है जो, ठीक है, जो इजिप्शियन जो है वो लुप्त हो चुका है। इट्स हिस्ट्री डेट्स फ्रॉम बिफोर द 3rd मिलेनियम BC। BC का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, बिफोर क्राइस्ट। Preserved in many hieroglyphic inscriptions and papyrus manuscripts around the 2nd century AD। AD क्या होता है? AD को आफ्टर डेथ भी कहा जाता है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है एनो डोमिनी। It developed into a language known as Coptic. Coptic may still have been used as late as the early 19th century and is still used as a religious language by Monophysite Christians in Egypt। अब यहाँ छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा मुश्किल है क्या ये? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब देखिए, यहाँ इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है कि इसकी हिस्ट्री कब से है, 3rd मिलेनियम BC पहले से है। मतलब थर्ड मिलेनियम BC के भी पहले का इतिहास है, इतना पुराना है हमारा इजिप्शियन कल्चर या इजिप्शियन हिस्ट्री। प्रिजर्व्ड इन मैनी हायरोग्लाइफिक इंस्क्रिप्शंस एंड पेपायरस मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मतलब कौन से इंस्क्रिप्शंस और कौन सी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में आज भी जो है ये प्रिजर्व्ड है। प्रिजर्व्ड का मतलब है कि इनके इतिहास, इजिप्शियन इतिहास का पता किस तरीके से चल पाता है, इन्हीं मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इन्हीं इंस्क्रिप्शंस के द्वारा पता चल पाता है। अराउंड द 2nd सेंचुरी AD, मतलब जो 2nd सेंचुरी AD जो थी या एनो डोमिनी जो था, इट डेवलप्ड इनटू अ लैंग्वेज नोन एज कॉप्टिक। ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी या ये जो इंस्क्रिप्शंस थे, जैसे मतलब अलग अलग जगह कुछ खुदा हुआ होना, साइन लैंग्वेज एक बहुत चलती है। जो इंस्क्रिप्शंस हैं दीवारों पे खुदे हुए हैं, कुछ अलग अलग फिगर्स बने हुए हैं, उनके अनुसार इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक भाषा का ईजाद हुआ। एक भाषा के तौर पे ये सारा इतिहास एक भाषा के तौर पे डेवलप किया गया और उस भाषा को क्या कहा गया? कॉप्टिक लैंग्वेज कहा गया। कॉप्टिक लैंग्वेज आज भी इस्तेमाल होती है, अर्ली 19th सेंचुरी तक ये इस्तेमाल होती थी ये लैंग्वेज, एंड इज स्टिल यूज एज अ रिलीजियस लैंग्वेज। और आज के समय पे ये एक धार्मिक भाषा के तौर पे इस्तेमाल होती है। क्या होता है स्टूडेंट्स, लैंग्वेज इसी तरह बनती है, ऐसा नहीं कि हमेशा से थी। लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप होती है, ठीक है, एक एक शब्द, एक एक लेटर, फिर एक एक शब्द, फिर सेंटेंसेस बनते हैं। तो ये धीरे धीरे बनती है भाषा। और ये जो भाषा यहाँ पर डेवलप हुई वो किस तरीके से डेवलप हुई है? जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो कुछ भी मिला, जैसे कोई कुछ भी चीज़ें मिलती हैं या जो इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दीवार ही है, उस दीवार पे इस तरीके से मान लीजिए कुछ ये भाला है, ठीक है, तो ये किसी ने पकड़ा हुआ है ये भाला, ये कुछ समझ में आ रहा है? तो एक तरीके से क्या हम कह सकते हैं कि ये जो भाला है वो एक सैनिक है। तो यहाँ इस तरीके से अंदाजे लगाए जाते हैं, स्टोरीज के अंदाजे लगाए जाते हैं, स्टोरीज़ के एक अंदाजे लगाए जाते हैं कि किस तरीके से हो सकता है कोई युद्ध चल रहा हो, इस तरीके से अलग अलग फिगर्स देखकर
कि शायद युद्ध चल रहा है, शायद प्रोटेक्ट किया जा रहा है, या हो सकता है मंदिर में कोई पूजा चल रही है, इस तरीके से फिगर्स होते हैं। आप भी छोटे हो गए तो जो फोटोग्राफ्स वाली जो बुक होती है तो पढ़ना तो आता नहीं, तो फोटोग्राफ देख के अंदाज़ा लगाते हैं ना, अच्छा ये कौवा आया, अच्छा इसको प्यास लगी हुई है शायद, इस तरीके से। तो ये एक लैंग्वेज डेवलप हुई, और ये लैंग्वेज आज के दिन एक रिलीजियस या धार्मिक भाषा के तौर पे इस्तेमाल होती है और कौन करता है, बायो मोनोफिसाइट क्रिश्चियंस इन इजिप्ट। मतलब इजिप्ट के अंदर जो मोनोफिसाइट क्रिश्चियंस हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है, ये कंफ्यूज मत हो जाएगा कि मैम क्वेश्चन 1 तो है ही नहीं। एक्चुअल में क्वेश्चन 1 की जगह यही है क्वेश्चन 1 की, ये आपको रीड करना है। दैट इज ओनली क्वेश्चन 1, ठीक है, आपकी बुक में भी ऐसे ही दिया है। What do you think are the reasons for the extinction of languages? मतलब लैंग्वेज लुप्त हो जाना क्या कारण हो सकता है, क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं इसके? A language can become extinct due to many reasons. If the world adapts with technology and advancements, they make changes accordingly. मतलब भाषा के लुप्त होने का क्या कारण होता है? बहुत सारी भाषाएं हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। उसका क्या है कि भाई नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स चूँकि आते जा रही हैं, तो ज़रूरतों के अनुसार चीज़ों का डेवलपमेंट होता जा रहा है, ठीक है। दे मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली, और जिस तरीके से नई एडवांसमेंट्स आती जा रही हैं उसके अनुसार जो है बदलाव होते जा रहे हैं, ठीक है, वो बदलाव होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल, द संस्कृत लैंग्वेज कैन नॉट बी सीन यूज ऑन अ डेली बेसिस बाय पीपल। अब संस्कृत भाषा जो है, एक चीज़ तो मैं यहाँ ये कहने चाहूँगी कि बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है स्टूडेंट्स। संस्कृत लैंग्वेज बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, और एक समय था जहाँ जब संस्कृत ही जननी कहा जाता है, संस्कृत को सब भाषाओं की जननी कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। तो इतनी, और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज है, अगर कंप्यूटर के अंदर इसे डाला जाए तो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज है, क्योंकि पूरा एक सेंटेंस भी कहा जाता है एक शब्द के अंदर समावेश हो सकता है। सो हाउ साइंटिफिक इट कैन बी, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं संस्कृत के बारे में, इवन आई लाइक दिस लैंग्वेज वेरी मच, आती ज़रूर नहीं है लेकिन कुछ फैक्ट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। कि एक फैक्ट इसके साथ ये जुड़ा हुआ है कि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं भाषाओं में कि जैसे इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे सोल, तो सोल का मतलब क्या होता है, आत्मा भी होता है, और सोल का मतलब जो जूते का तला होता है वो भी होता है। तो जब कंप्यूटर में ये वर्ड डालते हैं, या कंप्यूटर अगर सुनता है, रोबोटिक लैंग्वेज अगर सुनता है, तो उसका अपना खुद का दिमाग नहीं होता है कि वो ये अंडरस्टैंड कर पाए कि मैं कौन से वाले सोल की बात कर रही हूँ। लेकिन संस्कृत भाषा में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता कि जहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो, इस तरीके का कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो ये बहुत रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है, लेकिन उसके बावजूद ये भाषा डेली के वैसे लुप्त नहीं हुई है, लेकिन आप रेगुलर कॉन्वर्सेशन में अगर हम बात करें तो क्या ये भाषा है? बिल्कुल नहीं। या तो हम हिंदी में बात करते हैं, या अंग्रेज़ी में बात करते हैं, या फिर हमारी जो देसी भाषा होती है, जैसे मारवाड़ी हो गई, या गुजराती हो गई हमारे, या रीजनल लैंग्वेज भी जो होती हैं, तो हम उनमें बात करते हैं, जो भी आपकी मदर टंग है, जो भी आपकी मातृभाषा है, ठीक है, हम उसमें बात करते हैं। संस्कृत में आपको यूँ बातचीत करते हुए कौन नज़र आता है ना? However, in ancient times, it was a language used both verbally and in writing. इसका मतलब है कि पुराने समय में ये जो भाषा है संस्कृत भाषा, वो बोलने, वर्बली मतलब बोलचाल की जो भाषा होती है बोलने के तौर पे, और राइटिंग लिखने के तौर पे भी, यानी यही भाषा थी, संस्कृत भाषा ही जो ही बोली जाती थी और लिखी जाती थी। Also, if some level of restrictions is imposed on a certain class of people not to use a language, it can become extinct gradually. अब यहाँ पर बेसिकली इससे ये पता चल रहा है कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई शासक आ जाता है, यानी जैसे भारत पर भी ब्रिटिश राज रहा है, इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इस तरीके के शासक रहे हैं जो दूसरे देश के हैं। तो चूंकि दूसरे देश का शासक जो है वो अपने ही देश का जो नियम कायदे लगाना चाहेगा, अपने ही देश की भाषा को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहेगा, फैलाना चाहेगा, तो इसलिए वो क्या करता है, जिस देश के ऊपर राज कर रहा है उस देश की भाषा को बोलने पे या लिखने में या तो प्रतिबंध लगा देता है या कम कर देता है, या स्कूल कॉलेजेस में उन्हें पढ़ाने के लिए, या पहले तो गुरुकुल होते थे, वहाँ पढ़ाने के लिए
मना कर दिया जाता है। तो क्या होता है, जब आप पर आप ही की भाषा को बोलने का प्रतिबंध लग जाए तो फिर क्या हो, इंसान को बोलना तो ज़रूरी है ही, तो ना चाहते हुए भी वो दूसरी भाषा बोलने पर मजबूर हो जाता है। ठीक है, अब आपसे मान लीजिए आपकी जो मातृभाषा है मान लीजिए हिंदी ही है, अब अगर आप पर ये प्रतिबंध लग जाए कि आपको हिंदी बोलने ही नहीं दिया जाएगा, तो आप जिसने ये प्रतिबंध लगाया है उस व्यक्ति की जो भी भाषा है, मान लीजिए कोई भी दूसरी भाषा है, आप उसे बोलने पे मजबूर हो ही जाएंगे ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर हिंदी ऐसे में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बोलने वाला लिखने वाला कोई बचा ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है भाषा का धीरे धीरे ख़त्म हो जाना। ठीक है, इजिप्शियन लैंग्वेज जो है वो भी जो ख़त्म हो गई इसलिए क्योंकि वो बोलचाल के लिए कोई बचा ही नहीं, तो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। आई होप ये अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट्स। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व लैंग्वेजेस? भाषाओं को बचाए रखना क्या ज़रूरी है, आवश्यक है? वेल स्टूडेंट्स, यहाँ यही पूछा गया है कि भाषाओं को बचा के रखना कितना ज़रूरी है। अब पूछा तो गया है आपसे आपका ओपिनियन कि आपको क्या लगता है क्या नहीं, लेकिन यस, इट इज़ नॉट ऑप्शनल। हालांकि आपसे ओपिनियन मांगा तो गया है, लेकिन ये ओपिनियन वाली बात नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है कि हाँ, आपको प्रिजर्व करनी ही होती है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना, क्योंकि लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी है, पहचान है। अब यहाँ कैसे पहचान कैसे होती है ये देखिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व लैंग्वेजेस दैट इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। हमें हमारी सभ्यता, हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म, इन सबको समझने में हमारी भाषा ही सहयोग करती है। अगर भाषा नहीं है तो हम हमारे ही समाज को, हमारे ही कल्चर को, हमारे ही रीति रिवाजों को नहीं समझ पाएंगे। अब थोड़ा बहुत नेगेटिविटी इनसे जुड़ चुकी है, धार्मिक चीज़ों से और धर्म से, एक्चुअली नॉट धार्मिक चीज़ें, धर्म और रीति रिवाजों से लेकर काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी जुड़ चुकी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी ऐड करते हैं आजकल के ज़माने में, लेकिन हम उनके साथ वो नेगेटिव चीज़ें ऐड कर देते हैं। अगर हमें सही नॉलेज मिले कल्चर और ट्रेडिशंस की, तो ये एक इंसान को इम्प्रूव होने में ही सहायता करते हैं, इंसान की ग्रोथ होने में सहायता करते हैं, राइट? अदरवाइज, और अगर लैंग्वेज नहीं है तो ये हमें समझना लगभग असंभव है। और जब हम हमारी ही भाषा को नहीं समझेंगे तो फिर हमारी ही भाषा को नहीं समझेंगे तो हमारी कल्चर को नहीं समझ सकते, ट्रेडिशंस को नहीं समझ सकते, तो कहीं ना कहीं वो हमारी ही आइडेंटिटी पर बात आ जाती है। ठीक है, इट हेल्प्स इन कल्चरल डेवलपमेंट एंड इट हेल्प्स अस टू कनेक्ट विद द इम्पॉर्टेंट पास्ट इवेंट्स। हमारी कल्चरल डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ होती है कल्चरली, हमारे ही हम लोगों की एज अ पर्सन भी, एज एन इंडिविजुअल भी और एज अ फैमिली भी, या एक राष्ट्र के तौर पे भी कल्चरली जब इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ होती है तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट में होती है। और ये हमको जितने भी पास्ट में जितनी भी चीज़ें हुई हैं उनसे जुड़े रखने में भी सहायता करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स पास्ट इवेंट्स जो हुए हैं उनसे जुड़े रहने में क्या मतलब, उसमें बेनिफिट क्या है? एक्चुअली ये रूट्स जिसके बारे में हम बात करते हैं, रूट्स जब हमें समझ में आती हैं ना कि किसी चीज़ की जड़ें कहाँ हैं, तभी समझ में आता है कि जड़ों पर ही इस बात का पूरा दायित्व होता है कि पेड़ कितना हरा भरा होगा। तो यानी जड़ें अगर मजबूत रहेंगी तो पेड़ भी उतना ही फलेगा फूलेगा। तो हमें हमारी जड़ों को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी पता चलेगा जब हमारी भाषा दुरुस्त हो। ठीक, इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट लिटरेचर एंड द हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज। साहित्य की और इतिहास की जानकारी जब तक नहीं है तब तक हम एज एन इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर सकते, और हमें बहुत ज़रूरत है इस ज्ञान की, इस समझ की, कि हम किस तरह से साहित्य और किस तरह से इतिहास को आगे बढ़ा सकते हैं। और वो तभी हो सकता है जब हमें लिटरेचर और साहित्य और इतिहास की जानकारी हो, भूतकाल में जो हुआ है उसकी जानकारी हो, तभी उसी के अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं और समझदारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सेंसिबिलिटी, मैच्योरिटी वो हमारी बढ़ाता है। राइट, क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज, इन व्हाट वेज डू यू थिंक वी कुड हेल्प प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स? मतलब भाषाएं जो हैं उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे हम हमारी भाषाओं को लुप्त होने से बचा सकते हैं?
तो देखिए, इफ वी कुड हेल्प प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट इज बाय इंक्लूडिंग द टीचिंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स इन स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम्स. यानी किसी भी स्कूल या कॉलेज के जो सिलेबस के अंदर भाषाओं को लेकर अगर सिलेबस होगा, भाषाएं अगर पढ़ाई जाएंगी तो तब वो बची रहेगी. जैसे हिंदी भाषा है या इंग्लिश भाषा है या संस्कृत भाषा है, वो चूँकि स्कूल के अंदर पढ़ाई जा रही हैं इसीलिए अभी भी जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगी. जब तक पढ़ाने का काम रहेगा वो जीवित रहेंगी. सिर्फ घर तक सीमित होकर रह जाती हैं तो वो चीज़ें फिर ख़त्म होने की कगार पर आने लगती हैं. क्योंकि क्या होता है, हर व्यक्ति ना घर में ही नहीं रहता है, वो काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में घर छोड़कर बाहर जाता है. तो घर से वो एक डिस्टेंस, एक दूरी आती है ना. ये दूरी चूँकि आती है इसीलिए क्या होता है, वो भाषा आप जहाँ पर हैं वो भाषा बोलने लगते हो जहाँ पर हो, और जहाँ से आए हो उस जगह से चूँकि दूरी एक आ जाती है तो भाषा से भी धीरे धीरे दूरी आने लगती है. इसीलिए तो कितने ही एनआरआईज होते हैं, जैसे अपने देश को छोड़कर, भारत को छोड़कर, मान लीजिए अगर कोई अमेरिका में रह रहा है कुछ सालों से, तो भले उसको हिंदी आती है लेकिन वो हिंदी बोलेगा भी, उसका जो एक्सेंट या जो टोन होती है वो भी कैसी हो जाती है, इंग्लिश वाली सी ही हो जाती, अमेरिकन हो जाती है. तो हिंदी भी ऐसे बोलते हैं जैसे अमेरिकन बोल रहे हैं, वो एक्सेंट आ ही जाता है. तो ये चीज़ें होती हैं कि आप जब अपनी जगह से दूर जाते हो तो भाषा भी हिल जाती है. इसीलिए स्कूल कॉलेज के सिलेबस में अगर होगा तो उस पर पकड़ ज़्यादा रहेगी. बाय प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स वर्बली, बोल कर बातें कर के भी इस चीज़ का एक प्रमोशन होता है कि आप कहीं पर भी जाएं लेकिन अपनी भाषा में बात करना नहीं छोड़ें. कि आप चाहे दुनिया में कहीं पर भी रह रहे हो लेकिन जब आप अपने परिवार में बात कर रहे हो ज़रूर से ज़रूर अपनी भाषा में ही करो. By conducting seminars and plays to pass knowledge of the languages and dialects to normal people. ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका होता है कि कई बार जो प्लेज या नाटक होते हैं उनके थ्रू, फॉर एग्जांपल जैसे रामायण या रामलीला जैसे करवाई जाती है, या महाभारत, इस तरीके की जो पौराणिक कथाओं पर आधारित जिस तरीके के नाटक करवाए जाते हैं, थिएटर्स करवाए जाते हैं, है ना. तो वहाँ पर कई, जैसे गांव खेड़ों के लोग हो गए या शहर के भी लोग हो गए, तो वहाँ पर जो डायलॉग्स होते हैं वो अंग्रेज़ी में ना होके जैसे हिंदी के भी एकदम जो क्लिष्ट शब्द होते हैं, राइट, उनका इस्तेमाल किया जाता है. कई बार संस्कृत में भी करवाने की कोशिश की जाती है ताकि, लेकिन वो बहुत लिमिटेड ऑडियंस के लिए होती है क्योंकि संस्कृत समझ में सबको नहीं आती है. ठीक है, तो आप अपनी भाषा में अगर करवाएं, अगर गुजरात में अगर गुजराती भाषा में करवाने की कोशिश की जाए तो ये समझ में आता है. अब मैं ये नहीं कह रही कि रामायण या रामलीला जो है वो गुजराती में करवाई जाए या बंगाली में करवाई जाए. मेरे कहने का मतलब है कोई भी इस तरीके का जो कई बार प्ले, जैसे गुजराती फोक टेल्स भी तो होती हैं, अलग अलग इलाकों की सबकी लोक कथाएं होती हैं, तो उन कथाओं पे आधारित नाटक भी तो करे जाते हैं, तो वो भी अपनी भाषा में करवाए जा सकते हैं ताकि आजकल के या जो नए बच्चे होते हैं, न्यूअर जनरेशन्स होती हैं हर बार, वो उन्हें सुने समझ सकें. ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है प्रमोट करने का. By inviting people to take a few months course about learning languages and dialects, ये वर्कशॉप्स और सेमिनार जैसे इसमें भी बात हुई, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं कि कुछ लोग जो उस लैंग्वेज के, जिसको कहते हैं ना एकदम बेस्ट होना किसी भी चीज़ में, तो लैंग्वेज के जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं उनको भी बुला के कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई जा सकती हैं जो चीज़ें वो, ताकि वो सिखा सकें. राइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, ये कंप्लीट होता है. अब हम आ गए हैं वर्किंग विद वर्ड्स. इस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके लिए हो सकता है, बहुत लेंदी नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है. यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं इस चैप्टर के अंदर जो काफ़ी कन्फ्यूजन सा क्रिएट करते हैं, ये क्या है ये क्या है. इनमें से कुछ वर्ड्स देखिए ये है, तो गिवन बिलो आर सम इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स, एक्सप्लेन व्हाई दे हैव बीन यूज्ड टुगेदर. तो जैसे घोस्टली, डस्ट, डेविल्स, अब ये भूतिया जो मॉन्स्टर्स हैं डस्ट के या धूल के, जो जितने भी राक्षस है, एकदम भूतिया राक्षस जो है, तो ये क्या कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है. या डेजर्ट स्काई, स्काई होता है आसमान, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, तो एक ज़मीनी चीज़ है एक आसमानी चीज़ है, इन दोनों को किस तरीके से कंपेयर किया गया है. ये बेसिकली, तो ये सारे अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन वाले वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं जिनका आपस में एज सच कुछ लेना देना नहीं है मैक्सिमम में. ये कैसे हैं, तो देखिए, घोस्टली डस्ट डेविल्स क्या हुए कि इट रिफर्स टू द एंगर ऑफ द डस्टी विंड्स बाय फ्राइटफुल मूवमेंट ऑन दोज पीपल हु ट्राइज टू डिस्टर्ब द किंग. इसका मतलब ये है कि ये हवा का गुस्सा एक्चुअली दर्शा रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही हैं. और ये क्यों चल रही हैं, क्योंकि जिसने भी
जो जैसे टुट की जो बॉडी है वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है ना भाई, मर चुका है, 3000 से ऊपर साल हो चुके हैं, फिर भी उसे डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो ये मान्यता भी है कि भाई ऐसे डिस्टर्ब करेगा तो उस पर कहर बरसेगा। तो यही दर्शाया कि बहुत तेज़ और बहुत ही ख़तरनाक हवाएं चलने लग रही हैं और धूल उड़ रही है उससे, क्योंकि किंग की बॉडी को डिस्टर्ब किया गया है, किंग को डिस्टर्ब किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेजर्ट स्काई। इट रिफर्स टू द डस्की स्काई ऑफ द डेजर्ट। मतलब एक तो है डेजर्ट का जो आसमान है, क्योंकि डेजर्ट ही डेजर्ट है ना इजिप्ट में, तो दो मीनिंग्स हैं बेसिकली। एक तो ये है कि एक तो डेजर्ट, और जो स्काई है कि इस रेगिस्तान का जो आसमान है पूरा धूल से भरा हुआ है, धूल ही धूल हो रखी है हर जगह। इसके अलावा डेजर्ट स्काई का यहाँ पर ये भी मतलब होता है कि जिस तरह से डेजर्ट एकदम सूना सा पड़ा हुआ है, तो डस्ट पूरी उड़ के स्काई में आसमान में घुल सी गई है, तो आसमान भी एकदम सूना सा पड़ा हुआ है, एकदम दूर दूर तक कुछ नहीं है और मिट्टी ही मिट्टी है। ठीक है, स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स। इट रिफर्स टू द ब्यूटीफुल आइटम्स विच आर फाउंड इन द टूम। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ें जो मिली थी ना, अलग अलग सोने से बनी हुई चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स थी, उनके लिए बता रहे हैं बहुत खूबसूरत है। ठीक, फ्यूनररी ट्रेजर्स। ट्रेजर होता है खजाना, खजाना, और फ्यूनररी जो अंतिम संस्करण होता है, तो ये भी अलग ही अजीबोगरीब सा कॉम्बिनेशन है। तो देखिए, द गोल्ड आइटम्स विच वर केप्ट वाइल बरिंग द किंग बिकॉज इजिप्शियंस बिलीव दैट देयर इज़ एन आफ्टर लाइफ। क्योंकि ये माना जाता है, इजिप्शियन मानते थे कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है, यानी आत्मा का की एक लाइफ होती है, और वो लाइफ जीने के लिए भी तो पैसे चाहिए और ख़जाना चाहिए। तो इसलिए ताबूत में लाश के साथ साथ, वो डेड बॉडी के साथ साथ जो है ये खजाने भी, ये सामान भी रख देते थे, इतने महंगे। राइट, साइंटिफिक डिटैचमेंट। इट रिफर्स टू द इनडिफरेंस टुवर्ड्स साइंस। साइंटिफिक डिटैचमेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसे तरीके अपनाना, जैसे यहाँ पर कार्टर के तौर पे मैं समझाती हूँ कि हावर्ड कार्टर ने जो तरीका अपनाया था, इट वाज अ साइंटिफिक डिटैचमेंट, यानी साइंस से जुड़ाव ना होकर साइंस से दूरी बनाकर उसने कुछ काम किया था। यानी उसने जिस तरीके से डेड बॉडी को हटाया था, तो उसने साइंटिफिकली नहीं सोचा, उसने बिल्कुल एकदम अनसाइंटिफिकली सोचकर और उसको छेनी हथौड़े से तोड़ तोड़ के बाहर निकाला था। राइट, नेक्स्ट इज डार्क बेलीड क्लाउड्स। डार्क क्लाउड्स कंटेनिंग रेन, मतलब हैवी क्लाउड्स जो होता है ना, जिसमें बारिश भरी, पानी भरा होता है। पानी भरी का मतलब है क्या, बारिश होगी, तो उसे कहा जा रहा है एकदम काले घनेरे बादल एकदम। तो डार्क मतलब काले घनेरे, बेलीड का मतलब होता है पेट बेसिकली, तो हैवी पेट जो होता है ना वो। कास्केट ग्रे क्या होता है, कास्केट बेसिकली एक तरीके से संदूक कह सकते हैं, ठीक है, या चेस्ट भी बोल सकते हैं। चेस्ट भी अगेन इज संदूक ओनली। It refers to the stars were covered by dark bellied clouds the way jewels are kept in the cascade box। यानी जिस तरीके से जो हीरे जवाहरात जो होते हैं, जिसको हम एक तिजोरी, नॉट तिजोरी बट एक जैसे अच्छे ज्वेलरी बॉक्स के अंदर रखते हैं ना, खजाने के जैसे रखते हैं, जैसे गहनों को रखते हैं, उसी तरीके से ये जो आकाश है, ऐसा लग रहा है कि इसमें जो तारे सितारे हैं, ऐसा लग रहा है मान लो कि डार्क बेलीड क्लाउड्स जो है वो एक तरीके से कास्केट है, वही डब्बा है जिसके अंदर, या वो बॉक्स है जिसके अंदर सितारे भरे हुए हैं, उसी तरीके से जैसे कोई गहने भरे हुए होते हैं बॉक्स में। ठीक है, देन इटर्नल ब्रिलियंस। इट रिफर्स टू द टाइमलेस लस्टर एंड शाइन ऑफ द गोल्ड एंड अदर वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ द किंग। इसका मतलब है कि जितने भी कीमती सामान मिला था उस बॉक्स के या कॉफिन के या वो ताबूत जो है उसके अंदर से, वो कितने शानदार, टाइमलेस लस्टर एंड शाइन का मतलब है कि 3000 से ऊपर साल हो गए हैं, लेकिन उसकी जो चमक है वो अभी तक वैसी की वैसी है, इसमें कोई कमी नहीं आई है, जो कि त्यों है। ठीक है, रिचुअल रेजिन्स क्या है, इट इज़ अ कस्टमरी ड्यूटी इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अ डेड बॉडी। यानी ये रेजिन्स जब डेड बॉडी इजिप्शियंस लोग दफनाते थे, तो ये रेजिन्स उस डेड बॉडी के साथ रखते थे, ये एक रिचुअल है, प्रथा है। वर्चुअल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी, बेसिकली वर्चुअल बॉडी का हो गया जब सीटी स्कैन होता है तो उसकी एक 3D इमेज जो बनकर आती है, दैट इज़ नोन एज वर्चुअल बॉडी। 3 डायमेंशनल बॉडी क्रिएटेड बाय सीटी स्कैन। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया? देन कम्स हियर आर सम कॉमनली यूज्ड मेडिकल टर्म्स, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स। ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ना, इसका मीनिंग बेसिकली कुछ मेडिकल टर्म्स हैं, तो इनका मीनिंग आपको
जाना है तो CT स्कैन क्या होता है? इट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्कैन ऑफ अ बॉडी विद द हेल्प ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन टुगेदर। यानी CT स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है, तो उसके अंदर 3 डायमेंशनल 3D में इमेज क्रिएट होती है और बहुत सारे एक्सरेज निकलते हैं क्रॉस सेक्शन में। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ इधर से कुछ इधर से अलग 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 एक क्रिस क्रॉस सा जो होता है उस तरीके से, ताकि पूरी बॉडी का हर एक तक चेक हो जाता है इसके अंदर पूरी तरीके से, और वो इमेज को फिर स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट इज MRI। MRI क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, अ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो ये कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड रेडियो वेव्स से ये एग्जामिन होता है या टेस्ट होता है टू क्रिएट अ डिटेल्ड इमेज ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो बेसिकली इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के उसकी जांच होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ टमोग्राफी? ये CT स्कैनिंग जो है तो उसमें क्या होती है ये टमोग्राफी? अ टेक्निक यूज टू डिस्प्ले अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का क्रॉस सेक्शन, जैसे CT स्कैनिंग में भी टमोग्राफी होती है ना, क्रॉस के अंदर जो रेज हैं वो निकलती है ऑफ ए ह्यूमन बॉडी यूजिंग हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड होता है बेसिकली, या जो एक्सरेज निकलती हैं तो वो रेज इसी तरीके से होती है क्रिस क्रॉस की तरह। What is autopsy now? A post-mortem examination used to discover the cause of the death, cause of the डेथ ऑफ द डेड पर्सन। तो यहाँ ऑटोप्सी की जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, मतलब पोस्टमार्टम होने के बाद जो जांच होती है ना शरीर की, तो उसमें कि भाई क्या कारण हो सकता है, क्या संभव कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इस व्यक्ति की डेथ हुई, ठीक है। चाहे नेचुरल डेथ हो या मर्डर हो, वो दोनों ही केसेस में पता चल जाता है ऑटोप्सी में, ठीक है। डायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ मशीन विच वर्क्स एज अ सब्सटीट्यूट फॉर किडनी। बेसिकली डायलिसिस उनके लिए होता है जिनकी किडनीज काम करना बंद कर देती हैं या ख़राब है या प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है। तो किडनीज क्या करता है? ब्लड प्योरीफाई ही करता है ना। तो ये प्रोसेस होता है जिससे ब्लड प्योरीफाई हो जाए मशीन के द्वारा, क्योंकि किडनी वो काम नहीं कर पा रही है, प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, राइट। ECG होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है ये। इट इज़ अ प्रोसेस टू टेस्ट द साइंस ऑफ हार्ट डिजीज बाय रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थ्रू स्मॉल इलेक्ट्रोड्स अटैच टू द चेस्ट, आर्म्स एंड लेग्स। तो ये आपने हो सकता है कभी देखा भी हो मूवीज़ वगैरह में या सीरियल्स में, क्योंकि बहुत कॉमनली ये सीन दिखाए जाते हैं। जो भी हार्ट पेशेंट्स होते हैं या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कोई होती है अगर, तो कुछ इलेक्ट्रोड्स जो है चेस्ट, आर्म्स और लेग्स पर लगा दिए जाते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए। तो जो भी रीडिंग आती है, जो भी फ्रीक्वेंसी है, कई बार वॉक भी करवाया जाता है, ये रॉड्स इलेक्ट्रोड्स लगवा कर दौड़ाया भी जाता है। तो क्योंकि ऐसा होता, या कई बार बैठे बैठे भी करवाते हैं, तो उसमें हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अगर बैठे बैठे हो तो हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, वॉक कर रहे हो तो कैसे, मतलब हार्ट की क्या स्थिति है बेसिकली वो पता चलता है इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ पोस्टमार्टम? एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू नो द कॉज ऑफ द डेथ। यानी डेड बॉडी का एग्जामिनेशन ये होता है, काफ़ी मतलब उसको काफ़ी टेस्ट उस पर होते हैं, कुछ कट्स लगाए जाते हैं, इनफैक्ट काफ़ी कट्स लगाए जाते हैं डेड बॉडी पे, ताकि उसको प्रॉपर से एग्जामिन हो सके कि किस तरीके से अगर डेथ का क्या कारण हो सकता है। नाउ एंजियोग्राफी, रेडियोग्राफी ऑफ ब्लड और लिम्फ वेसल्स। एंजियोग्राफी क्या होती है? रेडियोग्राफी होती है ब्लड्स की और लिम्फ वेसल्स की। लास्ट है बायोप्सी, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम अ लिविंग बीइंग टू नो द रीज़न फॉर द डिजीज़। यानी टिश्यूज़ को हटाया जाता है, मतलब जो लिविंग बीइंग से जो भी व्यक्ति है उससे जो टिश्यूज़ को हटा दिया जाता है ताकि जो बीमारी है उसका पता चल सके। मतलब बायोप्सी में जैसे कोई बीमारी होती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कैंसर ही है, तो टिश्यूज़ को एग्जामिन किया जाता है, तो टिश्यूज़ ले जाते हैं बॉडी में से और उसको टेस्ट किया जाता है कि भाई क्या बीमारी है, क्या समस्या है, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? और इसी के साथ हमारा ये NCERT सॉल्यूशंस का जो वीडियो है वो यहाँ पर होता है एंड। और स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी आपको कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी वक्त से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहे हैं ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा स्टूडेंट्स
मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर भी केजी से लेकर क्लास 12 तक के लिए सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है। अगेन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी चाहे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों पर ही फ्री एजुकेशन अवेलेबल है और उसका फ़ायदा भरपूर आप उठाइए, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं होने दीजिए। इसके अलावा अगर ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो मेक श्योर कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स दिए हैं आप उन पर क्लिक करें। मैं ई नोट्स के बारे में एक बात ये बता देती हूँ कि ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इनकी पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक ज़रूर से ज़रूर करें। इसके अलावा आपको अगर चैनल्स से जुड़ी हुई, दोनों ही चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो हमको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना नहीं भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं, चाहे फिर वो लाइव से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी क्लासेस से रिलेटेड हो, कब कौन से क्लास का कौन सा लाइव, कौन से सब्जेक्ट का लाइव या वीडियोज़ आ रहे हैं, उन सब की डिटेल्स, इनफैक्ट शॉर्ट्स की भी डिटेल्स आपको मिल जाती है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जॉइन अस देयर। इसके अलावा स्टूडेंट सबसे ज़रूरी बात यह है कि वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके, और अपना ध्यान रखना बिल्कुल से बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।